52 से लेकर के जो है आर्टिकल 61 तक हम लोग पढ़े थे। यस सर। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसी कार्यपालिका से राष्ट्रपति निम्नलिखित होगी राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी प्रक्रिया। उसके बाद जो है निर्वाचन मंडल था, जो है निर्वाचन मंडल के बाद आर्टिकल 55 जो है निर्वाचन प्रक्रिया, आर्टिकल 56 जो है पदावधि, जो है 57 पुनर्निर्वाचन, 58 जो है योग्यता, 58 योग्यता, 59 क्या था शर्तें, 60 क्या शपथ, 61 राष्ट्रपति को महाभियोग समाप्त कर चुके थे। 62 है जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का समय क्या होता है, तो जनरली समय ये निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है उसका निर्वाचन हो जाएगा, उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन। राष्ट्रपति का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, जो है 15 दिसंबर को समाप्त होने वाला है, तो इस टाइम से पहले ही जो है सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अब ये राष्ट्रपति जनरली 25 जुलाई को इस समय होता है, 25 जुलाई को, तो 24 जुलाई तक जो है ये घोषणा हो जानी चाहिए कि अगले राष्ट्रपति कौन बनेंगे, निर्वाचन होकर के सारी प्रक्रिया फाइनल रिजल्ट वगैरह निकल जाना चाहिए। जैसे 25 को ये शपथ ग्रहण करनी, तो निर्वाचन राष्ट्रपति के जो है कार्यकाल समाप्त होने से पहले कर लिया जाएगा। यदि ऐसी स्थिति हो, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया या राष्ट्रपति का आकस्मिक डेथ हो गई, ठीक है, तब क्या होगा, तब तो घटना पहले से मालूम नहीं थी कि त्याग पत्र दे देंगे आज जो है या डेथ हो जाएगी, तब क्या होता है जो है तब वो राष्ट्रपति उनकी जगह पे काम कर राष्ट्रपति को ग्रहण कर लेते हैं, जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाते हैं। लेकिन अब जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन होना चाहिए, ये तो कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति जो है, तो क्या टाइम पीरियड है, 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी राष्ट्रपति तब तक जो है बना रहता है अपने पद पर जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। मान लीजिए किसी भी स्थिति में जो है डिले हो गया, जो है इलेक्शन नहीं हो पाया उसके कार्यकाल समाप्ति के पहले, तो तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। भले ही 25 जुलाई इसका कार्यकाल समाप्त हो जाए, इन्हीं परिस्थितियों में मान लीजिए कोई हो गया उस देश में केस, आपातकाल लग गया, जो है युद्ध छिड़ गया, इलेक्शन नहीं हो पाया, जो है, ठीक है, तो ये 25 जुलाई क्रॉस कर गया, जो है युद्ध छिड़ गया है, आपातकाल लगी है, जो है सामान्य स्थिति है नहीं, इलेक्शन नहीं हो सकता, तो 25 जुलाई क्रॉस नहीं कर जाएगा, अक्टूबर तक जो है ये राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक जो है सामान्य स्थिति नहीं हो जाती, राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं हो जाता। तो सब चीज के बावजूद भी जो है ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि इनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करते। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है राष्ट्रपति के जो है आर्टिकल से यही करते हैं, जो है आपके 52 से लेकर के 62 तक, 52 से 62 तक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आर्टिकल 61, ये ध्यान रखिएगा, और इसका जो है शपथ ग्रहण 60 और 61, 60 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, और फार्मूला हम बताए थे बाबू ने, इसमें याद ही रहेगा। यस सर। उसके बाद NNPPY, यस, 61 बोलने वाली बात नहीं है, महाभियोग बार बार पूछा जाता है, आप लोग एग्जाम देंगे कभी ना कभी ये क्वेश्चन महाभियोग किस आर्टिकल में है ये पूछा ही जाएगा, ठीक। यस सर। इसके बाद उपराष्ट्रपति शुरू होता है, आर्टिकल जो है आपका, लेकिन हम लोग अभी उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ेंगे, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे, जो है राष्ट्रपति का चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो राष्ट्रपति की अधिकार एवं शक्तियाँ क्या क्या है, इसके बाद ये आता है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, क्या क्या अधिकार हैं, कौन से कार्य हैं, कौन सी शक्तियाँ हैं। तो इसमें हम लोग जो है कार्यपालिका शक्तियाँ पढ़ लिए। नंबर 1 मंत्रिपरिषद का गठन जो है, मतलब प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है स्वयं करते हैं, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं, ठीक। उसके बाद जो है विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जो है, और इसके बाद विभिन्न आयोगों का गठन जो है, उन आयोगों का गठन करते हैं, मतलब उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं।
तो ये कार्यपालिका की शक्तियाँ। दूसरी शक्तियाँ हैं क्या? सैनिक शक्तियाँ। सैनिक शक्तियाँ। तो अपने राष्ट्रपति को जो है व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं जो है इस क्षेत्र में भी। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में सन्निहित होता है। मतलब सर्वोच्च कमांडर जो है, सुप्रीम अथॉरिटी जो है तीनों सेनाओं का कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। मतलब सुप्रीम कमांडर होता है। प्रमुखों का प्रमुख भी जो है यही होता है जो है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जैसे कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, वैसे सैन्य शक्तियाँ सारी जो है देश की राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी यही करता है जो है। ठीक है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेना प्रमुखों, सेना अध्यक्षों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं जो है। देश में युद्ध छिड़ गया जो है पाकिस्तान से या युद्ध समाप्त होता है, इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, सीडीएस का भी यही करेंगे। हाँ, राष्ट्रपति ही करते हैं। सीडीएस की नियुक्ति जो बना है, सीडीएस का पद जो है प्रमुखों का प्रमुख जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए तीनों सेनाओं में जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और उसके बाद जो है तीनों सेनाओं के प्रमुखों की भी नियुक्ति करते हैं। और सर्वोच्च कमांडर है जो है राष्ट्रपति जो है युद्ध एवं शांति की घोषणा भी यही करते हैं। ठीक, तो ये सैनिक शक्तियाँ हैं। इसके बाद राजनयिक शक्तियाँ, राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर अपना राष्ट्रपति जो है अपने देश का प्रमुख है जो है। ठीक है, अपने देश का प्रमुख है जो है। ये राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख या राज्याध्यक्ष है। तो विदेशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति जो है अपने देश का प्रमुख है, इसलिए जो है विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और इस कारण इन्हें कूटनैतिक बहुत सारी डिप्लोमेटिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, विदेशों से जितने भी जो है समझौते किए जाते हैं जो है, संधियाँ या समझौते एक देश दूसरे देश से करता है, वो सब किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति महोदय के नाम से किए जाते हैं। भले ही यहाँ के प्रधानमंत्री जाए जो है रूस, अमेरिका, जापान में जो है वहाँ की गवर्नमेंट से जो है समझौता संधि करें जो है, लेकिन वो किसके नाम से होती है? भारत के राष्ट्रपति के नाम से, कि भारत के राष्ट्रपति ये संधि कर रहे हैं जो है। मिनिस्टर्स जाते हैं अकेले जो है समझौता करके चले आते हैं, लेकिन नाम किसका रहता है? कि भारत के राष्ट्रपति की तरफ से। तो विदेशों से जितने भी संधि और समझौते किए जाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, नाम से किए जाते हैं कि राष्ट्रपति महोदय ने किया। अब ये तो हर जगह दौड़ दौड़ करके जा नहीं पाएंगे संधि समझौता करने जो है, वैसे भी औपचारिक शासक हैं जो है, तो इनके नाम से संधि समझौते किए जाते हैं। दूसरी बात, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए जो है हर देश विविध देशों में अपने क्या नियुक्त करता है? राजदूत या प्रतिनिधि जो है। ठीक है, अब राष्ट्रपति तो जो है अपना कूटनीति कर नहीं पाएंगे किसी देश से जो है जा करके हर देश में जो है, तो वो अपने वो प्रतिनिधि भेजते हैं। वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में रहता है जो है, क्योंकि डिप्लोमेटिक शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को प्राप्त हैं जो है, तो वो अपने प्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे देशों में जो है राजदूत नियुक्त करते हैं। अब यहाँ पर रुक जाइए, जो आप पूछने जा रहे हैं हम बताने नहीं जा रहे। एक राजदूत होता है, एक उच्चायुक्त होता है। यही कर रहे थे क्या? हाँ, बताइए। तब वही तो है, ये जो है वही तो बताने जा रहे हैं। एक राजदूत होता है, एक उच्चायुक्त होता है। ठीक है, तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो है, मतलब जो ब्रिटेन के कभी ना कभी गुलाम रह चुके हैं, और बहुत सारे देश ब्रिटेन का गुलाम रह चुके हैं जो है। ब्रिटिश काल में जो है ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था, सुने हैं कि नहीं?
मतलब कहीं डूब रहा है तो वहाँ भी शासन है, और इस समय कहीं निकल भी रहा है तो वहाँ भी शासन है ब्रिटिश का। इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य था, ठीक है। तो बहुत सारे देश जो है इनके गुलाम रह चुके हैं, जो है इनके उपनिवेश रह चुके हैं, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल एक संगठन बना जो है, जो ब्रिटेन के सारे, अपना भी भारत भी जो है राष्ट्रमंडल का जो है सदस्य है। कॉमनवेल्थ इन सबकी जो है मीटिंग होती रहती है साल भर में, जो है कॉमनवेल्थ सदस्यों की, मतलब जो भी देश जो है ब्रिटिश के गुलाम रहेंगे। ये प्रत्येक देश की इच्छा पर है कि वो कॉमनवेल्थ की सदस्यता लेता है या नहीं लेता है, जो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो जितने भी लगभग गुलाम थे ये सदस्यता लिए हैं। कॉमनवेल्थ एक संगठन है, जो है आपसी समन्वय, समझौता, सहमति स्थापित करने के लिए, एक देश दूसरे देश का मतलब सहयोग करने के लिए संगठन बना हुआ है, ठीक। तो अपना भारत भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, जो है वो भी गुलाम रहा है, जो है। लेकिन नेपाल है, रूस है, जो है ये सब गुलाम नहीं रहे हैं ब्रिटिश के, ठीक। तो जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं उनके जो है कहीं प्रतिनिधि जाते हैं, डिप्लोमेटिक प्रतिनिधि जो है, तो उनको नाम उच्चायुक्त दिया जाता है। उच्चायुक्त जो है मतलब चाहे जिस देश में जाए, हमारे देश से जा रहे हैं हम, कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं जो है, तो हमारे जो डिप्लोमेटिक प्रतिनिधि हैं उनको राजदूत नहीं कहा जाएगा, एम्बेसडर नहीं कहा जाएगा, उनको हाई कमिश्नर कहा जाएगा, हाई कमिश्नर उच्चायुक्त। तो जितने भी देश में हैं, चाहे रसा में, रूस जो है कभी गुलाम नहीं है, तो हमारे देश का जो प्रतिनिधि है वहाँ पर डिप्लोमेटिक प्रतिनिधि जो है वो क्या कहलाएगा, हाई कमिश्नर कहलाएगा, जो है। भले ही वो नहीं, हमारे देश से जा रहा है ना, तो हमारे देश के जितने भी जो है प्रतिनिधि गए हैं विदेशों में उन्हें हाई कमिश्नर कहा जाएगा। तो ये कॉमनवेल्थ के जितने भी मेंबर हैं उनके देश से विभिन्न देशों में जो है प्रतिनिधि गए हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, हाई कमिश्नर कहा जाएगा, ठीक। अब जैसे रूस से अपने यहाँ आया जो है, तो रूस तो जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर है नहीं, कभी गुलाम नहीं रहा है, तो वहाँ के जो है प्रतिनिधि को राजदूत कहा जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान से आया जो है तो क्या कहा जाएगा, उच्चायुक्त, क्योंकि पाकिस्तान भी गुलाम रहा है, भारत में ही था, भारत गुलाम है तो उस समय पाकिस्तान भी गुलाम है कि नहीं, बांग्लादेश भी गुलाम है, जो है। तो जो कॉमनवेल्थ के मेंबर रह चुके हैं जो है, उनके देश से यदि प्रतिनिधि जाते हैं किसी भी देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। अदरवाइज जो है जो गुलाम नहीं रहे हैं वहाँ से आते हैं जाते हैं तो उनको जो है राजदूत कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के जितने भी बाहर प्रतिनिधि हैं जो है वो हाई कमिश्नर हैं, उच्चायुक्त। तो इनकी नियुक्ति जो है, हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, ये उनकी राजनयिक शक्ति है, राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं। और दूसरे जो अदर कंट्रीज से भी तो अपने यहाँ राजदूत हैं, बहुत सारे देशों के राजदूत हैं, दिल्ली में जो है कार्यालय स्थापित है, जो है विदेशी कार्यालय जो है उनका स्थापित है। तो उनका परिचय पत्र या वो किसको रिपोर्टिंग करते हैं, जो है जो बाहर से राजदूत या उच्चायुक्त भारत में आ रहे हैं जो है वो राष्ट्रपति को रिपोर्टिंग करते हैं, अपना परिचय पत्र जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति को दिखाते हैं, राष्ट्रपति उनका स्वागत करते हैं, जो है। तो मतलब अपने राजदूतों की अन्य देशों के लिए अपने हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, और जो बाहर से जो है हाई कमिश्नर या राजदूत आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, उनका परिचय पत्र लेते हैं, जो है राष्ट्रपति को ही वो अपना परिचय पत्र देते हैं। और जितने भी विदेश की जो है संधियाँ और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए गए माने जाते हैं। तो ये राजनयिक शक्तियाँ की जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है जो है, और बहुत सारी शक्तियाँ हैं इनकी जो है विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। विधायी मतलब विधि, नाम से ही स्पष्ट है जो है। तो विधि के मामले में जो है राष्ट्रपति को जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो है विधि के संबंध में जो है वो सारी शक्तियाँ जो है विधायी शक्तियाँ कहलाती हैं, या वैधानिक शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति की जो है, ठीक। तो पहली बार विधि कौन बनाता है अपने देश में जो है, संसद बनाती है, विधायिका बनाती है। अपने यहाँ विधायिका का नाम पार्लियामेंट, संसद है जो है। उसके कितने सदन हैं, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा।
Yes, sir. लेकिन संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन संसद के 3 पार्ट हैं, संसद के 3 भाग हैं, या संसद के 3 अंग हैं। ठीक, कौन से अंग? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति पहले नंबर पर रखिए, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा राज्यसभा। प्लस राज्यसभा। ठीक, तो कोई भी विधेयक बनना हो तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित होता है, तीनों मिलकर ही बनाते हैं, क्योंकि संसद बनाती है कानून, विधि जो है संसद बनाती है। तो हमारे संसद का जो है राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है, बिना इसके संसद नहीं है। संसद में ये प्लस में प्लस है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन जो है संसद के कितने अंग हैं, तो आप कहेंगे 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। और कितने सदन यदि पूछता है, सदन मतलब घर, कितने सदन हैं? तो 2 सदन। तभी हाउस कितने हैं जो है? ये लोकसभा और राज्यसभा। वो हाउस होता है ना जहाँ सब बैठ करके बैठक करते हैं, ये भी हाउस है, ये भी हाउस है, जहाँ 20 लोग बैठकर बैठते हैं, जो है ये हाउस है, ये हाउस है। लेकिन ये हाउस नहीं है, ये प्रश्नार्थी है। तो ये सदन पूछा गया है, संसद के कितने सदन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन संसद के कितने अंग हैं या कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं जो है, तो आप सबसे पहले राष्ट्रपति को लिखेंगे जो है। तो कोई भी विधि या कानून जो है बिना राष्ट्रपति के नहीं बन सकता, तीनों मिल करके ही बनाते हैं। ठीक है, तो इस नाते जो है, इस कारण से राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है पार्लियामेंट का, इसलिए जो है उसे बहुत सारी जो है विधायी शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। तो नंबर 1 क्या है आपका? कौन सी विधायी शक्ति? नंबर 1 यही विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति जो है इसका अंग है संसद का। ठीक, नंबर 2 क्या है? विधेयक का देख लीजिए, बिल और एक्ट, ये तो जानते हैं ना डिफरेंस। बिल और एक्ट क्या डिफरेंस है? तब एक्ट होता है, जैसे कोई पास होना हो, जैसे किसान जो है, किसान का प्रस्ताव, किसान अधिनियम आने वाला था, तो जब तक वो जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय के पास प्रोसेस में रहता है, तब तक वो बिल कहलाता है, विधेयक, बिल विधेयक जो है। ठीक है, और जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो एक्ट बन जाता है, तो वह अधिनियम बन जाता है। विधेयक और अधिनियम में यही डिफरेंस है, जब तक जो है वो प्रोसेस में है प्रस्ताव जो है तब तक बिल है, और जब प्रस्ताव जो है प्रोसेस से बाहर निकल गया, राष्ट्रपति महोदय ने सिग्नेचर दे दिया जो है, तब वो अधिनियम एक्ट बन जाता है। इसलिए आप सुने होंगे कि 126वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, 126वां संविधान संशोधन विधेयक। लेकिन जब ये पास होता है तो 103वां जो है अधिनियम बनता है, 103वां अधिनियम बनता है। क्यों ऐसा होता है? बहुत सारे बिल ये इसके तरीके के जो है लंबित पड़े हुए हैं, तो ये बिल मतलब मान लीजिए 126, 27वां भी जो है लंबित है, 28वां भी लंबित है, 29वां भी लंबित है। तो 29वां लंबित होगा तो अधिनियम नहीं बना है, तो ये सब लंबित है। तो मान लीजिए 27वां, 28वां के बाद जो है 19वां बिल प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, 19वां बिल प्रस्तुत किया और ये पहले पास हो गया जो है, तो ये नंबर अधिनियम पहले बन जाएगा ना, और ये सब अभी लंबित है, तो भले ये आगे है, पहले है जो है विधेयक के रूप में हुए, लेकिन ये पहले पारित हो गया तो इसका नंबर 104 आ जाएगा जो है। इस तरीके से बिल का जो है क्रम कुछ दूसरा रहता है नंबरिंग, और जब एक्ट बनता है तो दूसरा नंबर जो है और पीछे चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बिल लंबित रहते हैं जो है सदन में। तो कोई भी बिल अधिनियम तभी बनता है जब अंतिम रूप से जो है राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर हो जाता है। अंतिम सिग्नेचर जो है बिल पर राष्ट्रपति का होता है, तभी वो कानून बनता है या अधिनियम बनता है। नंबर दूसरी बात, बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जिनको प्रस्तुत करने के पहले जो है राष्ट्रपति महोदय की पूर्व सहमति होनी आवश्यक है। मतलब वो प्रस्तुत ही नहीं किया जाएगा, पहले राष्ट्रपति हरी झंडी दे देंगे, उसके बाद लोकसभा
विधेयक जाने दीजिए, एक बिल आप लोग भी पढ़ चुके हैं जो है अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3। यस सर। आर्टिकल 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन ये तब तक नहीं प्रस्तुत किया जाता जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं ले लेते हैं। राष्ट्रपति की सहमति लेने के बाद ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो ये एक विधेयक है, नए राज्यों का नाम वगैरह जो है। नंबर 2 है जो है धन विधेयक। धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। तीसरी क्या है? यदि कोई कराधान से संबंधित विधेयक है, कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित जुड़ा हो, राज्य का हित हो। मान लीजिए कोई टैक्स है, किसी भी प्रकार का टैक्स है, ठीक है, उससे राज्यों को भी मिलता है। टैक्स का बंटवारा होता है ना, सेंट्रल और जो है स्टेट में। तो कोई ऐसा टैक्स है जो है जिससे राज्य का भी हित जुड़ा है, ठीक है, तो उसको प्रस्तुत करने से पहले जो है राष्ट्रपति महोदय का सिफारिश होनी चाहिए, क्योंकि ये संघीय ढांचे से रिलेटेड है, राज्य से रिलेटेड है जो है। तो राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर होना चाहिए जो है, इसको प्रस्तुत करने के पहले उनकी सहमति होगी। तो इस तरीके से और सारे बिल हैं जो है। तो कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको सदन में प्रस्तुत करने से पहले जो है राष्ट्रपति महोदय की परमिशन या सहमति लेनी होती है। सर कुछ बिल नहीं है सर, क्यों मतलब कोई भी अगर वो ला रहे हैं, कोई भी नया अगर बन रहा है, कोई प्रस्ताव आ रहा है, तो उसके पहले राष्ट्रपति की परमिशन तो सब में लेना पड़ता है। कहाँ लेना पड़ता है? हर बिल में दोनों लेना पड़ता है। कुछ गिने चुने बिल हैं जिसमें लेना पड़ता है, जैसे ये 3 बिल हैं और बाद में पढ़ाया जाएगा जब जो है विधेयक वगैरह पढ़ाया जाएगा। तो हर बिल में थोड़ा पहले से परमिशन लेना पड़ता है। हर बिल में जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। बाद में, सबसे बाद में हर बिल जाता है। कोई भी बिल ऐसा नहीं है कि बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पास हो जाए, क्योंकि वो भी संसद है, राष्ट्रपति भी संसद है ना, लोकसभा राज्यसभा वो भी है, संसद का अभिन्न अंग है। तो सारे बिल जो है लास्ट में जाते हैं, अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है, पहले नहीं जरूरत है। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जो है इम्पॉर्टेंट, जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाती है, उसके बाद ही प्रस्तावित होते हैं। जैसे आपका नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र सीमा परिवर्तन जो है, या धन विधेयक, या जो है ऐसे बिल जो है जिससे किसी स्टेट का जो है स्टेट का क्या हो, हित जुड़ा हो, उसमें कोई फेरबदल करना हो उस टैक्सेशन में जो है। तो इस टाइप के बिल जो है, और कई बिल हैं जो है। सर तो फिर जब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए ज्यादा तो फिर बाध्यकारी हो जाता होगा राष्ट्रपति के, ऐसी कोई बात नहीं सर, उसी की पूर्व अनुमति से तो बिल आ रहा है। तब जब सिग्नेचर के लिए जाता है बाद में जो है, बाद में सिग्नेचर के लिए जाता है तो बाध्यकारी होता है, पहले नहीं जरूरी है कि हाँ। सर वो मना नहीं कर सकते, मतलब सिग्नेचर करने के लिए वो मना नहीं कर सकते कि मैं इस पर नहीं, मतलब जिस बिल पर परमिशन दे चुके हो, पूर्व सहमति दे चुके हो, उस पर वो हर हाल में करेंगे। उस पर ही केवल लागू होता है, क्योंकि उस पर जो है उन्होंने पूर्व सहमति दे दिया है। कुछ बिल ऐसे होते हैं जो है विधानसभा के, ठीक है, संसद में भी कानून बनते हैं, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा जो है संघीय विषयों पर कानून बनाती है, ठीक, और विधानसभा भी कानून बनाती है, वो अपने स्टेट के लिए बनाती है जो है, हर स्टेट की विधानसभा जो है। तो राज्य के कुछ ऐसे बिल होते हैं जो है, और यहाँ पर किसका अंतिम सिग्नेचर होगा? राज्यपाल का होगा। जैसे वहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी जो है राष्ट्रपति है, उसी तरीके से सेम पैरेलल जो है राज्यों में जो है सुप्रीम अथॉरिटी कौन है जो है? राज्यपाल है जो है। राष्ट्रपति, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है जो है, केंद्र का ही प्रतिनिधि है स्टेट में जो है। तो बहुत सारे बिल, मतलब कुछ बिल ऐसे होते हैं जो है जिन पर सहमति देने के पूर्व, जैसे आया विधानसभा विधान परिषद है ना, यस सर, विधानसभा विधान परिषद प्लस विधान परिषद और प्लस राज्यसभा,
सरकार। जैसे वहाँ पर संसद का संघ में राष्ट्रपति। कौन होता था, राष्ट्रपति जो है, वैसे विधानसभा विधान परिषद की तरीके से विधानमंडल का एक अंग जो है राज्यपाल है। ठीक, तो कोई भी यहाँ से पास हो करके जो है तब तक एक्ट नहीं बनेगा, अंत में इनके पास आता है, राज्यपाल के पास जो है। राज्यपाल अंतिम परमिशन देते हैं, यदि वो परमिशन नहीं देते हैं तो विधेयक खत्म जो है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक, तो कुछ ऐसे बिल हैं जो है जब राज्यपाल के पास आता है जो है तो वो आरक्षित कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, वो रिजर्व कर लेते हैं राष्ट्रपति के परमिशन के लिए जो है। ठीक है, कि ये इम्पॉर्टेंट बिल है जो है, कुछ ही ऐसे बिल हैं कि इन पर राष्ट्रपति महोदय की भी परमिशन जरूरी है। तो जब राष्ट्रपति की परमिशन हो करके आता है, राष्ट्रपति सहमत दे देते हैं, तब जो है इस पर राज्यपाल सिग्नेचर करते हैं। ऐसा बिल होता है, उदाहरण मतलब कैसा बिल कि राष्ट्रपति के सामने देते हैं, क्या बिल होता है, ये बिल कैसा होता है बता रहे हैं। ठीक है, रिजर्व कर लेते हैं। इस टाइप के कौन बिल है? नंबर 1, यदि राज्य विधानसभा ऐसा कोई जो है विधेयक बिल ला रही है जो है, बिल पारित कर चुकी है जो है, ठीक है, जिससे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की शक्तियों पर प्रभाव पड़ रहा है, हाई कोर्ट की शक्तियां प्रभावित हो रही हैं जो है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का गठन कौन करता है? हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहाँ ये स्टेट नहीं उन्हें नियुक्त करता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करे, नो, उसे जो है प्रेसिडेंट नियुक्त करता है हाई कोर्ट से जो है जस्टिस को जो है। तो हाई कोर्ट का गठन एक प्रकार से राष्ट्रपति कर रहा है। तो ये राज्य विधानमंडल ऐसा कोई बिल जो है बनाती है जो है, पास करवाती है कि जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियां जो है एफेक्टेड हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं, तो राज्यपाल क्या करेगा? सिग्नेचर नहीं करेगा जो है, उसे भेज देगा राष्ट्रपति महोदय के पास जो है। भले ही ये पास करके भेजे हैं विधानसभा विधान परिषद जो है, लेकिन राज्यपाल उसे आरक्षित कर लेगा, वो भेज देगा राष्ट्रपति के पास जो है। राष्ट्रीय आर्टिकल 200 है इनका, ये पूछा गया है किस आर्टिकल के तहत जो है, बाद में ये सब पढ़ाए जाएंगे, किस आर्टिकल के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित कर लेते हैं। ठीक, दूसरा है उसमें एक संचित निधि भी था जो राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। ठीक है, एक संचित निधि होती है, उससे जो है यदि खर्च करना हो, कोई अन्य मत उसमें जोड़ना हो कि इस विधि से और ये मत खर्च होगी जो है, तो भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा, कोर्ट स्वीकृत चाहिए। तो इसमें एक उच्च न्यायालय के लिए। ठीक है, नंबर दूसरा है जो है, यदि कोई राज्य विभिन्न राज्य एक दूसरे से व्यापार करते हैं कि नहीं, जैसे एमपी से जो दाल वगैरह सोयाबीन है हमारे यहाँ आती है, जो हमारे यहाँ चीजें होती हैं उनके यहाँ जाती हैं, तो राज्य भी व्यापार करते हैं। जैसे मतलब एक दूसरे देश से जो है व्यापार करता है, वैसे राज्य भी आपस में व्यापार करते हैं, तभी तो काम चलेगा जो है। हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा है तो हम कैसे खाएंगे? बाहर से दूसरे देश से मंगाएंगे। जैसे अंडा सबसे अधिक जो है कहाँ से आता है? आंध्र प्रदेश से। मछली सबसे अधिक कहाँ आती है? पश्चिम बंगाल से जो है, इस तरीके से। तो यदि कोई राज्य ऐसा विधेयक बनाता है कि दूसरे राज्य के व्यापार को प्रतिबंधित करता है, दूसरे राज्य का व्यापार, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है ये विधेयक बना दी जो है कि एमपी से व्यापार हम नहीं करेंगे, या एमपी से जो व्यापार करते हैं उसकी मात्रा कम करेंगे जो है, कम करते रहे हैं जो है, तो उस पर क्या होगा? राज्यपाल महोदय के पास जब ये पास हो करके जाएगा हाउस से, तो उसे जो है रिजर्व कर लेंगे, आरक्षित कर लेंगे और राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य का मैटर है ना, ये संघीय ढांचा से रिलेटेड है, एक ही राज्य इसमें नहीं प्रभावित हो रहा है, मतलब इनका ही राज्य वो दूसरे राज्य को प्रभावित कर रहा है। तो और 2-4 टाइप के बिल हैं, वो जब विधानमंडल पढ़ाया जाएगा जो है तब उसको आपको बताया जाएगा। तो ये आर्टिकल 200 के तहत जो है कुछ बिल को जो है रिजर्व कर लेते हैं।
उसके बाद क्या है? सर राष्ट्रपति वित्तीय बाध्यकारी विभाग है। वित्तीय शक्ति। तो ये राष्ट्रपति मान लीजिए राष्ट्रपति को अच्छा लगे तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, मतलब बाध्यकारी होते हैं इसमें? ये इस पर चाहे जो करे राष्ट्रपति, इंकार करने जो है तो फिर समाप्त हो जाएगा उसी समय। अगर यहाँ से पारित होकर के आया है, राज्यपाल जो है 200 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं जो है अनुमति परमिशन के लिए। राष्ट्रपति इंकार कर दिया जो है तो फिर वहीं पर खत्म हो गया, सारा का सारा सब कुछ खत्म हो गया। एक है वीटो पावर, यस सर। राष्ट्रपति का वीटो पावर। वीटो पावर मतलब निषेधाधिकार। वीटो पावर ये सबसे बड़ा पावर होता है। दो 200 लोग कहीं हैं, ठीक है, 200 लोग किसी हाउस में हैं या कोई मीटिंग कर रहे हैं जो है, तो 199 जो है किसी बात के समर्थन में है, ठीक है, और एक मेंबर कोई ऐसा है जिसे वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर यदि आप जो है परमिशन देंगे जो है तभी वो बात होगी जो है। यदि आप निगेटिव कर देते हैं कि नहीं ये बात नहीं होनी चाहिए तो खत्म, भले ही 199 लोग इसका समर्थन कर रहे हैं जो है, Yes, sir. ठीक है। आपको वीटो पावर मिला है, इसको वीटो पावर मिला है, इस मेंबर को जो है दिया गया है, तो यदि जो है ये वीटो कर दिया कि नहीं आप लोग जो है से हम बातों से नहीं सहमत हैं, भले 199 लोग एक तरफ हैं, 299 200 में से केवल एक अकेले जो है वीटो पावर मिला हुआ है, ये वीटो कर देगा तो सब कुछ खत्म जो है, सारी बात जो है। तो वीटो पावर ये होता है। सुरक्षा परिषद में सुरक्षा परिषद में है। भारत जो है, भारत और रूस का संबंध इसीलिए बहुत है, भारत के खिलाफ जो है पहले जो भी आता था जो है कार्यवाही होती थी, रूस जो है तुरंत वीटो कर देता था जो है, सारे जो है विपक्षी एक तरफ हो जाते थे, लेकिन रूस जो है वीटो कर देता था भारत के समर्थन में जो है। तो कोई विधेयक गया, ठीक है, राष्ट्रपति की जो है अंतिम मंजूरी मिलनी चाहिए कि नहीं, तभी बिल जो है एक्ट बनेगा, अन्यथा वो वित्त या कानून नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा। तो मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के विधेयक आ गया राष्ट्रपति महोदय के पास, तो राष्ट्रपति महोदय को जो है क्या कर सकते हैं, पहले नंबर पर यदि वो धन विधेयक या तो स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, चलिए कोई बात नहीं है, कोई खंडन नहीं रह गया, राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दिया है, ठीक है, अपनी मंजूरी दे दी, कोई बात नहीं जो है वो अधिनियम बन गया। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि वो विधेयक पर अपनी अनुमति ना देना, वीटो लगा देना, अनुमति ना देना, अनुमति परमिशन नहीं देना, इनकार कर देना। तो राष्ट्रपति जो है ये धन विधेयक पर नहीं लागू है, अनुमति ना देना, धन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आएगा जो है तो उसे परमिशन उसे देना ही पड़ेगा। ये स्पेशल जो है केस है, ये बनाया गया है, धन विधेयक एक राष्ट्रपति के पास आता है जो है, ये स्पेशल टाइप का केस, इसको बनाने की भी प्रक्रिया स्पेशल है जो है, जब लोकसभा राज्यसभा में बनता है तो एक अलग तरीके से इसकी प्रोसेस है। क्योंकि सर पहले ही सिग्नेचर कर चुके थे, एक बार आपने भी बताया है, पहले मतलब एक बार परमिशन दे दिए थे, इसीलिए इसीलिए है जो है, तो इस पर अनुमति है, मतलब इसके अलावा जितने भी विधेयक हैं, ठीक है, उसको इनकार कर सकते हैं कि हम नहीं सिग्नेचर करेंगे जो है, तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये पूर्ण वीटो है, इसे कहा जाता है पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो, ठीक, मतलब वीटो शब्द लगा दिए कि हम नहीं स्वीकार करते हैं, हम इनकार कर देते हैं, तो ये पूर्ण वीटो मिला हुआ है अपने राष्ट्रपति को जो है। दूसरा कौन है, निलंबनकारी वीटो। सस्पेंशन, तो इसमें जो है विलंब कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, विलंब किस तरीके से करते हैं जो है, ये नहीं कि परमिशन नहीं दे रहे, उसे दोबारा भेजने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है, पार्लियामेंट से आया हुआ है जो है,
उसे ये भेज सकते हैं कि आप पुनर्विचार करिए इस पर जो है। ये सर। तो पुनर्विचार करने के बाद यदि उसी रूप में भेजती है, यदि संशोधन करके भेजी तो राष्ट्रपति महोदय स्वीकार कर लेंगे। संशोधन मतलब पुनर्विचार के लिए कि कुछ चेंजिंग करिए, ये प्रावधान नहीं ठीक है, इसमें चेंजिंग करिए। तो ये जो है फिर पार्लियामेंट जो है संशोधन करके पास करके उसे भेजती है, तब तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार हो गया, वो तो जो है हरी झंडी दे देंगे सिग्नल, ठीक है। लेकिन यदि उसमें जो है मूल रूप में उसी रूप में फिर विधेयक आ जाए जो है, मतलब कोई भी संशोधन ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो, फिर पुनर्विचार करने के बाद भी राष्ट्रपति महोदय के पास आ जाए तो राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर देने के लिए बाध्य होते हैं जो है, ठीक है। पुनर्विचार के लिए भेज दिए, उसके बाद उनका अधिकार समाप्त हो गया राष्ट्रपति का, चाहे संशोधन करके विधेयक वापस आए दोबारा जो है, या बिना किसी संशोधन के उसी रूप में फिर आ जाए। विचार करने के बाद विचार हुआ कि कोई नहीं, मतलब ये संशोधन नहीं करने लायक है, इसी रूप में फिर भेजा जाए, तो वहां पर राष्ट्रपति महोदय जो है बाद में सिग्नेचर। तो कुछ विलंब हुआ कि नहीं? यस सर। विलंब हो गया ना, 10 दिन 15 दिन या 1 महीना 2 महीना, जब तक फिर पास हो करके नहीं आता है जो है। तो ये प्रकार का वीटो भी अपने राष्ट्रपति को प्राप्त है जो है, तो इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तीसरा है पाकेट वीटो। पाकेट वीटो, पाकेट वीटो क्या होता है? मतलब अपने पास विधेयक को रखने के भेजते नहीं आगे, मतलब कहीं नहीं कुछ नहीं करते, मतलब अपने पाकेट में ही रखते रहते हैं। मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के आया जो है, उनके यहाँ प्रस्तुत किया गया तो अपने यहाँ ही रखते रहते हैं, अपने जो है मेज पर ही, कुछ नहीं करते हैं, ना इनकार करते हैं उसको, ना वापस भेजते हैं, ना स्वीकार भी करते हैं, कोई कार्यवाही नहीं करते जो है, आकर के बड़ा हुआ है वैसे। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास गया तो कितने दिन के अंदर उसे इनकार कर देना है, या कितने दिन के अंदर पुनर्विचार के लिए भेजना है, या कितने दिन के अंदर स्वीकार कर लेना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है जो है, टाइम ही नहीं दिया गया है। तो उनका चाहे जब मन हो जो है स्वीकार करें, 10 साल बाद स्वीकार करें जो है, जब टाइम नहीं आप देते हैं जो है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति कोई नहीं कुछ भी कार्यवाही नहीं करते हैं जो है, वो अपने पाकेट में रखे रहते हैं। पाकेट मतलब सेंस है कि अपने पास रखे रहते हैं, उनके पास लंबित रहता है जो है, और इसकी कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो ये अनंत काल तक चला जा सकता है। और एक डाक संशोधन विधेयक है, डाक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति यानी जैल सिंह के पीरियड में आया था। तो ये आप लोग पीछे वाले, आप सब सीरियस नहीं हैं। डाक संशोधन विधेयक पास हो करके जो है संसद से कहा गया था, यानी जैल सिंह जी के पास गया था, और वो अब भी राष्ट्रपति महोदय के पास लंबित है, ठीक है। वो ये चाहे द्रौपदी मुर्मू जो है उस पर सिग्नेचर कर दें आज तो वो पास हो जाएगा, मतलब उसका कोई टाइम पीरियड नहीं। तो इस तरीके से अनंत काल के लिए यदि अपने पाकेट में रख लेते हैं, कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं जो है, तो ये पाकेट वीटो कहलाता है। सर डाक संशोधन क्या रहा होगा कुछ डाक खाने से संबंधित कुछ नियम नियमावली चेंज करने के लिए जो है। राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार कुछ नियम नियमावली लाए होंगे डाक संशोधन के बारे में, डाक विभाग के नियम नियमावली जो है, तो आप भी पाकेट में रखा हुआ है। तो ये 3 प्रकार के वीटो हैं, ठीक है। एक तो पूर्ण वीटो जो है आपका, और एक सस्पेंशन वीटो, और एक पाकेट वीटो। इसके बाद कौन सी शक्तियां हैं? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां हैं, तो वित्तीय शक्तियां लगभग आप उसी में पढ़ रहे हैं। विधायी शक्तियों में वित्तीय शक्तियां क्या है? फाइनेंशियल पावर, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। एक आकस्मिक निधि होती है, कोई आकस्मिक परिस्थिति आ जाए जो है, तो जनरली जो है खर्च कब होता है? जब संसद से पास हो जाता है बजट वगैरह द्वारा, इस विभाग में इतना, इस विभाग में इतना, इस विभाग में इतना। प्रोसेस यही है खर्च करने का, है कि संसद का अनुमति मिलनी चाहिए कोई भी खर्चा करने के लिए किसी भी विभाग में। लेकिन कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति आ गई कि तुरंत खर्च करना है जो है, युद्ध छिड़ गया जो है, या कहीं जो है सूखा पड़ गया,
या कहीं जो है भीषण दुर्घटना हो गई, पहाड़ गिर गया, भूस्खलन हो गया बहुत ज़्यादा क्षेत्र में, बाढ़ आ गई तो तुरंत सहायता देनी है, वहाँ पर आकस्मिक परिस्थिति आ गई है। तो अब कितना टाइम तो है नहीं कि संसद में जो है वो जाए पारित हो खर्चे के लिए जो है, तो उस पर जो है आकस्मिक दिन पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। मतलब ये परमिशन दे देते हैं कि इससे किस्मत से जो है इस खाते से जो है इतना रुपया ये यहाँ पर बाढ़ आ गया भयंकर जो है खर्च किया जाए। तो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण जो है राष्ट्रपति महोदय का होता है। तो ये भी पैसे से संबंधित है। फाइनेंशियल पावर मतलब पैसे से संबंधित, रुपए पैसे से संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं। तो आपका धन विधेयक भी जो है पैसे से संबंधित है, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल 108 था, अरे 111 था, ठीक है, 111 था। हाँ, विधायी शक्तियों में एक जो है मिस कर गया है, विधायी शक्तियों में अभी तो फाइनेंशियल रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, बुलाना, सत्रावसान करना या लोकसभा का विघटन करना। लोकसभा भंग होती है और राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है ना, 5 साल के बाद भंग हो जाती है। राज्यसभा कहाँ होती है? राज्यसभा नहीं होती है। तो सदनों के सत्र को बुलाना, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना या लोकसभा को विघटित करना है। ये आर्टिकल 85 जो है ये क्या है? ये राष्ट्रपति को पावर है, ठीक है। राष्ट्रपति की भंग करने का आदेश जारी करती है, लोकसभा को भंग किया जाए। और सत्य समझते हैं ना, जब MP MLA लोग बहस होती है पार्लियामेंट में जो है अधिवेशन चलता है, वहाँ का अधिवेशन चलता है, तो अधिवेशन ये जरूरी है कि साल भर में जो है 2 अधिवेशन होने, 2 अधिवेशन के बीच में जो है 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 साल भर में जो है मतलब 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 2 अधिवेशन जनरली इस नियम के अनुसार होते हैं। जैसे आज एक अधिवेशन हुआ ना 1 जनवरी को, मान लीजिए 1 जनवरी को हुआ, तो 6 महीने का पूरा हो रहा है आपका 30 जून को, 30 जून को, ठीक। अब इसके 6 महीने बाद जो है हो जाना चाहिए, तो लगभग जनवरी में हो जाएगा 1 जनवरी को। तो 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये नियम बना हुआ है। 2 अधिवेशन के बीच में या 2 उसे सत्र कहा जाता है कि लोकसभा राज्यसभा इस समय सत्र में है। विधान MP लोग जो है क्षेत्र से चले जाते हैं, वहाँ पर जो है वहाँ पर बहस होती है या जो भी कुछ विधेयक पारित करना होता है। तो अमूमन जो है 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। और जनरली 2 अधिवेशन होने ही होने चाहिए, क्योंकि 2 नहीं होंगे तो 3 से ज्यादा का अंतराल हो जाएगा। मतलब 3 तो ये जनरली होते हैं, लेकिन 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है जो है, ठीक। तो ये सत्र को सत्रावसान करना, सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और ये लोकसभा को विघटित करना, ये पावर किसे है? राष्ट्रपति को। और जो है एक स्थगन होता है, अधिवेशन को स्थगित करना, वो किसको पावर होता है? स्पीकर को पावर होता है, राष्ट्रपति को पावर नहीं होता। जैसे सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति ने बुला लिया कि जो है ये कौन सा डेट है आज, 1 दिसंबर से जो है सत्र चालू होगा सदन का, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा जो है सत्र में आ गई 1 दिसंबर से। तो कोई बिल पास होना है, कोई बिल पास होना है जो है, और उसी में विपक्ष ने हंगामा कर दिया जो है। और हंगामा कैसा होता है जो है सदन में देखे ही होंगे, किस तरीके से लड़ाई होती है, फाड़े जाते हैं पेपर वगैरह, यहाँ तक कि कुर्सी जो है चप्पल भी चले जाती है, ठीक है। तो हंगामा होने के कारण जो है अध्यक्ष महोदय स्थगित कर दिए कि आज की कार्यवाही स्थगित कर दी है, या 2 दिनों के लिए स्थगित की जाती है, या 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। तो ये स्थगन होता है, ये सत्रावसान नहीं होता है। सत्रावसान तो जैसे 1 दिसंबर से 2 महीने तक चलेगा सत्र जो है, 2 महीने पीरियड है।
तो जब सत्र को बुलाना होता है जो है तो सत्र को आहूत करना होता है, और जब समाप्त करना होता है वो सत्रावसान होता है। लेकिन जब बीच में ही एक बैठक को स्थगित कर देना हो, कोई मामला हो जाए इस तरीके का, तो स्पीकर महोदय को पावर है। तो ये ध्यान रखिएगा, सत्र को स्थगित करने का पावर जो है किससे है? स्पीकर महोदय को। जबकि सत्र को बुलाने का, सत्रावसान करने का या लोकसभा को विघटित करने का अधिकार जो है किसे है? राष्ट्रपति महोदय को। दूसरी बात, ये हर वर्ष राष्ट्रपति का जो है संयुक्त अभिभाषण होता है। जब पहला सत्र शुरू होता है, पहला सत्र जनरली बजट सत्र होता है, तो जब बजट सत्र के लिए जो है सदन को बुलाया जाता है, तो हर साल जो है पहले सत्र को जो है राष्ट्रपति महोदय संबोधित करते हैं और दोनों ही सदन बैठते हैं, दोनों ही सदन एक साथ बैठते हैं जो है, ठीक है। और राष्ट्रपति का संयुक्त अभिभाषण होता है, और उस अभिभाषण में जो है सरकार की नीतियां वगैरह के बारे में बताई जाती है कि सरकार के ये उद्देश्य ये कार्य करने हैं या ये कार्य किए जाते हैं। तो हर साल प्रतिवर्ष जो है प्रथम सत्र के आरंभ पर जो है राष्ट्रपति महोदय का दोनों सदनों में संयुक्त अभिभाषण होता है, समवेत रूप में जो है। दूसरी बात, हर इलेक्शन के बाद, लोकसभा के हर इलेक्शन के बाद, जैसे लोकसभा भंग है, आम चुनाव हुआ जो है, फिर लोकसभा गठित हुई जो है, शपथ ग्रहण हुआ, तो अब जब सत्र चलना है प्रथम अधिवेशन के प्रथम मतलब गठन के बाद, लोकसभा के गठन के बाद जब प्रथम अधिवेशन बुलाया जाता है, तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति महोदय का संयुक्त अभिभाषण होता है, दोनों सदनों में जो है संवेद अभिभाषण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो जगहों पर संयुक्त अभिभाषण अनिवार्य है। एक तो हर साल जो है सत्र के आरंभ में प्रतिवर्ष, और दूसरा लोकसभा विघटित होने के बाद जब पुनः जो है सत्र में आती है जो है, तो उस पहले दिन जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। सर, जो राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है, संयुक्त अभिभाषण, उसके बाद कोई प्रस्ताव लाया जाता है? धन्यवाद। प्रस्ताव अगर नहीं पास हुआ तो सरकार गिर जाएगी, सरकार में अविश्वास है, ठीक है। अब भाषण में क्या करते हैं, सरकार की जो नीतियां हैं सरकार लिख करके देती है कि हमारी ये नीतियां हैं, हम ये करेंगे या हम ये किए जो है, ठीक है। तो उस पर जो है सहमत होनी चाहिए जो है सदन की, तो उसे कहा जाता है कि धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग होता है जो है, जो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया मतलब सरकार की नीतियां स्वीकार करना है, और सरकार की नीतियों को नहीं स्वीकार करना होता है तो सदस्य लोग धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, उसके खिलाफ मतदान करते हैं, मतलब धन्यवाद प्रस्ताव गिर गया, इसके मतलब सरकार की नीतियां जो ये सरकार की नीतियां हैं वो गिर गई, सरकार का विश्वास जो है सदन में नहीं रह गया है, सरकार ने विश्वास खो दिया है, तो सरकार को त्यागपत्र दे दो है। तो ये संयुक्त अधिवेशन हो गया। दूसरी बात जो है विधायी शक्तियों में, ये लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय सदस्यों की भले हट गया, लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए कि अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति जो है लोकसभा में, जो आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है, तो इस समय तो हट गया है, अब नहीं होंगे जो है, संविधान में संशोधन हो गया जो है, लेकिन तब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 331, तो ये पावर था जो है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में जो इमीडिएट पर्सनालिटी है राष्ट्रपति राज्यसभा में उनको मनोनीत करता है। तो ये सारी विधायी शक्तियां थी आपकी। एक विधायी शक्ति इंपॉर्टेंट है जो है ऑर्डिनेंस की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये आर्टिकल 123 ये रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 1, 2, 3 ये तो याद ही रहेगा, आर्टिकल 1, 2, 3 है। यस सर। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है?
सामान्यतः कानून कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के जो है राष्ट्रपति के पास आना चाहिए। तो मान लीजिए ऐसी परिस्थिति हो गई कि 17वां साल चल रहा है, 17वां साल है लोकसभा का जो है, और तुरंत जो है कोई कानून बनाना है, ऐसी स्थिति आ गई, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, ठीक है, तो तुरंत कोई कानून बनाना है जो है देश के लिए जो है, या कोई बहुत बड़ी आतंकवादी दुर्घटना हो गई और कल भी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है जो है, तो तुरंत कोई कानून बनाना है। तो राष्ट्रपति महोदय जो है सत्र को बुलाएंगे, विधायक लोग बहस करेंगे, एमपी लोग जो है, तो देर होगा कि नहीं है, तो तुरंत कानून बनाना है। तो राष्ट्रपति महोदय को आर्टिकल 123 के तहत ये पावर दे दिया गया है कि यदि संसद सत्र में ना हो, यदि संसद सत्र में ना हो, मतलब उसका अधिवेशन नहीं चल रहा है, संसद के विश्राम काल में, विश्रांति काल में जो है, मतलब अधिवेशन नहीं चल रहा है, संसद की छुट्टी है, विधायक एमएलए लोग जो है सब अपने क्षेत्र में, ऐसी संसद के विश्रांति काल में जो है ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि तुरंत ही कानून बनाने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति महोदय जो है उस कानून को अधिनियमित कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि ये घोषणा कर देते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं कि ये कानून जो है लागू किया जा रहा है, तो कानून लागू हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश से ही, मतलब जितने भी क्रियाकलाप करते हैं वो तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, तो ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी करेंगे। तो जिस कानून की आवश्यकता हो, ये कानून, ये प्रस्ताव है, इसके लिए नियमावली है और ये आज से लागू किया जाता है, तो इसे अध्यादेश जारी करना कहा जाता है, ऑर्डिनेंस, क्योंकि संसद अभी कानून नहीं बना सकती है और तत्काल कानून की आवश्यकता है। तो ये कानून कितने दिनों तक रहता है? बात तो ये है 6 सप्ताह दिनों तक तक, 6 सप्ताह छह सप्ताह या महीने में 3। इसके लिए नियम ये है, ठीक है, कि जब सदन का सत्र पुनः आरंभ हो, सदन जो है, सत्र जो है मतलब पुनः बैठे, दोनों सदनों का सत्र चलने लगे हो है, ठीक, चाहे लोकसभा विश्रांति काल में हो, चाहे राज्यसभा विश्रांति काल में हो, कानून नहीं बन सकता। कानून बनने के लिए दोनों का सत्र में रहना आवश्यक है, तभी तो बनेगा। एक सदन थोड़ा कानून बनाता है, बिल बनाता है, तो चाहे इसका विश्रांत काल हो, चाहे इसका विश्रांत काल हो, कानून नहीं बनता है जो है, तो अध्यादेश जारी कर देते हैं। और इसका ये नियमावली है कि जब सदन जो है बैठे, मतलब जिस दिन सदन अस्तित्व में आए, जैसे मान लीजिए आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर को जो है सदन आ गया और अध्यादेश पहले पारित हो चुका है, ऑर्डिनेंस, वो नियम कानून लागू हो गया, पारित होते ही जैसे घोषणा करते हैं वो प्रभावी हो जाता है, तुरंत लागू हो जाता है। 1 दिसंबर को जो है सदन पुनः बैठी, तो इसके 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह 6 वीक के अंदर जो है इसका अनुमोदन कर देना चाहिए, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा भी एक्सेप्ट कर ले, पास कर दे इसे, और राज्यसभा भी पास कर दे, मतलब तुरंत जैसे ही अधिवेशन शुरू होगा तुरंत ये रखा जाएगा अध्यादेश सदन में जो है, लोकसभा राज्यसभा भी। तो लोकसभा और राज्यसभा को टाइम पीरियड दिया गया है कि 6 सप्ताह के अंदर आप पारित करते हैं, यदि नहीं पारित करते हैं तो ये अस्तित्व में नहीं रहेगा 6 सप्ताह का जो है, तो 6 सप्ताह का टाइम है, लेकिन अधिकतम कितने अवधि तक रह सकता है? मान लीजिए सदन जो है 1 साल तक स्थगित रहा है, 17वां साल में नहीं आया, तब तो 1 साल 6 महीने हो गया, लेकिन सदन 17वां साल में मैक्सिमम कितने दिन तक नहीं रह सकता है? अभी बताया गया 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर उसकी बैठक हो ही जानी चाहिए, तो मैक्सिमम कितना डिले हो सकता है? 6 महीने। तो 6 महीने बाद जब मैक्सिमम डिले हुआ तो 6 महीने ये काउंट कर लीजिए और प्लस 6 सप्ताह, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है? 6 महीने, 6 सप्ताह, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। अब मान लीजिए 2 ही महीने के बाद अध्यादेश जारी किया गया, 1 ही महीने के बाद जो है संसद आ गई जो है सत्र में है, तो 6 सप्ताह, तो पीरियड कितना हो गया इसका? 1 महीने और 6 सप्ताह, तो ये मैक्सिमम पीरियड है, मैक्सिमम कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीने 6 सप्ताह, मतलब उसके पहले भी स्वीकार अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने और 6 सप्ताह तक ये रह सकता है, ये क्वेश्चन आता है,
ठीक, ये अध्यादेश मैक्सिमम कितने पीरियड तक रह सकता है, मतलब किस आर्टिकल के तहत पारित होता है जो है, और राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आज मान लीजिए जारी किए, सामान्य परिस्थिति आ गई या कुछ ऐसी बात हो गई कि इसको वापस ले लिया जाए, इसकी नहीं जरूरत है, तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसे वापस ले सकते हैं। लेकिन यह है कि सदन द्वारा ना पारित किया गया हो जो है, ठीक है, तो कभी भी ये वापस ले सकते हैं जो है, अध्यादेश को वापस लेने की मतलब घोषणा कर सकते हैं। और जब ये पारित हो गया दोनों सदनों द्वारा, तो ये पूरा विधेयक बन गया। जैसे सामान्य विधेयक है उसी तरीके से ये भी विधेयक बन गया जो है, और ना भी पारित हुआ हो तो जब तक ये रहता है तब तक जो है वो विधेयक की तरीके से ही काम करता है जो है, कोई डिफर नहीं है। जैसे विधेयक पारित हुआ है वैसे अध्यादेश भी माना जाता है कि पारित हुआ है। तो ये आपकी थी जो है विधायी शक्तियाँ, और कोई छोटा है आपातकालीन न्यायिक शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं। न्यायिक शक्तियाँ में जो है जुडिशियल पावर है, तो न्यायिक शक्तियों में ये है, ध्यान से सुन लीजिए जो है, समान उपकरण, प्रज्ञापन, परिहार, ये 4 प्रकार की इसी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, कोई भी जो है दंड है दोषी, मतलब दोषी कर दिया गया हो व्यक्ति जो है, ठीक है, तो उसे राष्ट्रपति को पावर है कि उसे क्षमा कर दे, उसके पूरे दंड को क्षमा कर दे। फांसी की सजा दी गई है तो भी उसे क्षमा कर सकते हैं जो है राष्ट्रपति, ठीक है। बहुत लोगों की क्षमा कर देते हैं, जैसे ये क्या है, ये नल्ली उल्ली जो छूटी हैं जो है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें सजा मिल चुकी है फांसी की, लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने क्षमादान दे दिया। तो किसी भी अपराध को, यहाँ तक कि दंड को भी क्षमा करने का पावर राष्ट्रपति महोदय के पास है। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण क्या होता है? कम करना, मतलब सजा को कम कर सकते हैं, मतलब प्रकृति को बदल देना, दंड की प्रकृति को बदल देना। जैसे जो है किसी को फांसी मिली है उसे आजीवन कारावास में, ठीक, आजीवन कारावास में बदल दे, तो प्रकृति चेंज कर दिए कि नहीं। मतलब मान लीजिए कोई महिला है, उसे की फांसी की सजा मतलब सुना दी गई कि इस तारीख को फांसी की सजा होनी है, ठीक, तो मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है, महिला प्रेग्नेंट थी, जो है फांसी की सजा हो गई, तो उससे बच्चे का भी जो है जीवन समाप्त हो जाएगा कि नहीं। तो इसको दया दिखाते हुए दया याचिका, मतलब दया याचिका दी जाती है, तो उसको जल्दी आजीवन कारावास में बदल, ठीक। तो प्रकृति को, दंड की प्रकृति को बदल देना जो है, जैसे सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना। सश्रम कारावास मतलब आप जाइए वहाँ खेतीबाड़ी करिए जेल के अंदर है, और सामान्य कारावास को प्रकृति बदल दिए कि नहीं, तो ये लघुकरण है। और परिहार क्या होता है, जो है बिना प्रकृति बदले जो है सजा को कम कर देना, सजा की अवधि को घटा देना। 10 साल की सजा को 5 साल की सजा में चेंज कर देना, 15 साल की सजा दी गई है उसे 8 साल में कर देना। तो ये यदि प्रकृति चेंज कर दिया जाता है तो लघुकरण है, और बिना प्रकृति चेंज किए उसकी टाइम पीरियड को, अवधि को कम कर दिया जाता है तो वो परिहार है। प्रविलंबन क्या है? प्रविलंबन मतलब एक सस्पेंशन, जैसे निलंबित कीटों का कि नहीं, सस्पेंडेड मतलब विलंबन कार्य, विलंब करना है। तो मान लीजिए कोई आज फांसी की सजा जज ने सुना दिया कि जो है आज 1 जनवरी है, 1 दिसंबर है, कि 10 दिसंबर को इनकी फांसी दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया, सजा सुना दिया 10 दिसंबर को है, और राष्ट्रपति महोदय मतलब 3-4 दिन बाद उन्हें जाना है बाहर, फॉरेन में जाना है सम्मेलन करने, या जाते रहते हैं ना राष्ट्रपति महोदय, तो अभी उनके पास अब ऐसे थोड़ो क्षमा दे देंगे, नियम नियमावली सब विचार विमर्श करेंगे, अपने महान्यायवादी से विचार विमर्श करेंगे, सरकार से विचार विमर्श करेंगे जो है, तब तो उस पर कार्यवाही करेंगे। ऐसे झटके में दे देंगे समाज को, तो टाइम चाहिए उनको जो है, और 4 दिन बाद उन्हें विदेश जाना है, आएंगे 10-12 दिन बाद जो है, तो क्या करते हैं उसे रोक देते हैं, निलंबित कर देते हैं। तो ये सजा निलंबित हो गई जो है, कुछ दिन के लिए टल गई जो है, जैसे निलंबनकारी भी जो था वापस भेज देते थे, तो कुछ टाइम के लिए टल जाता था। तो ये है प्रविलंबन, ये प्रोसेस होता है।
आपातकालीन शक्तियाँ 352, 356, 360 पढ़े ही हैं जो Yes, सर। sir. तो इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। आपातकाल आरंभ होने की, आपातकाल समाप्त होने की। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का पीरियड आपका लेक्चर समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद जो है, Yes, ठीक। जो कुछ पॉइंट इधर उधर बचे होंगे जो है भूल से तो बता देंगे। जैसे राष्ट्रपति को अधिकार है परामर्श लेने का सुप्रीम कोर्ट, किसी न्यायिक किसी भी मैटर पर अनुच्छेद 143 के तहत वो परामर्श मांग सकता है। जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के लिए इस पर क्या किया जाए तो है सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे थे सलाह देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, उसकी कोई बाध्यता नहीं है और राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है उसकी सलाह को मानने के लिए। लेकिन इन्हें अधिकार है, नहीं समझ में आ रहा है, बात पेचीदा है तो भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि आपका क्या व्यू है इस पर। वो आर्टिकल 143 है, ये याद रखना चाहिए। Yes, sir. आर्टिकल 61, 60, 61, 213 और आपका 143, 123, 143, 123, 143। 143। सैन्य न्यायालय का भी बता दें। सैन्य न्यायालय की शक्ति रहती क्या है। चीज? सर, सैन्य न्यायालय जो है सैन्य न्यायालय, मार्शल कोर्ट पर भी ऐसे अधिकार है। जनरली मार्शल कोर्ट क्या होता है जिस पर सामान्य न्याय, एक मार्शल कोर्ट मतलब सैन्य न्यायालय Yes, sir. सेना के मुकदमे रहने के लिए, क्योंकि उससे काफी स्वतंत्रता होती है। सैनिक मामला देश हित से जुड़ा है ना, तो वो दूसरे तरीके की कार्यवाही डिसीजन चलते हैं। तो जो सामान्य कोर्ट है सैनिक न्यायालय के डिसीजन को पलट नहीं सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को ये है कि मार्शल कोर्ट, उसे मार्शल कोर्ट कहा जाता है। तो मार्शल मतलब सेना न्यायालय के भी जो भी मैटर हो उस पर भी ये सारी कार्यवाही को करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है।